तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज गेसु संवाद के इस मंच पर मेरे साथ हैं गेसु के 1993 इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के दोस्त आशीष व्यास। तो आशीष, कई दिनों से तुम्हारा इंतजार था और आज हमने आपको पकड़ लिया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज तुम्हारे साथ संवाद के इस मंच पर हूँ। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो हम एक हमारी बातचीत शुरू करेंगे। उसके पहले क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा हूँ, तब हमको दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये गेसु संवाद की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी, और इस दौरान ये 78th संवाद का सेशन है। और बड़ा फक्र है मुझे कि गेसु के सभी दोस्तों ने इसमें साथ दिया। जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अपने जो भी व्यस्त कार्यक्रम थे उसके बावजूद उन्होंने हमसे बात की, और साथ ही आप सब दोस्तों ने भी देखा, सराहा, शेयर किया। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है आशीष कि गेसु हमेशा से आपस में जुड़ा हुआ था। गेसु के दोस्त हमेशा आपस में जुड़े हुए थे, और कई दोस्त हैं जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे थे। लेकिन गेसु एक एंटाइटी के रूप में, गेसु एक हमारा कॉलेज है, इस रूप में आई थिंक गेसु समाज के बाद थोड़ा सा उसमें हलचल हुई। और इसके लिए मैं जितने भी गेसु के इवेंजलिस्ट दोस्त हैं उन सबको श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे जो को फाउंडर हैं संजय खिमेसरा, उनको एक बहुत बड़ा सलाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्दे के सामने रहता हूँ और वो नींव बनकर इस पूरे संवाद को संभालते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज आप 93 बैच से हो। इसके पहले भी हमने कोशिश की थी 93 बैच के कुछ दोस्तों के साथ बात करने की, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाए। तो 93 बैच से एक दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है तुम्हारे बैच को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में एक तरह की ग्रेविटी है, और वो एक बहुत बड़ी बात है। इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी तुम में जो संजीदापन है, मैं मुंबई में जब पहली बार मिला तुमसे, तभी मैं तुम्हारा कहना चाहिए कि फैन बन गया। तो दोस्तों, एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। और तो जब तक आप ये कर रहे हैं सर, आपके इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो आपका और संवाद, गेसु संवाद की पूरी कोर टीम, खेमेसरा जी और आप सब लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इनफैक्ट आप बोल रहे हैं कि 93 बैच का मेरे से अलग और कौन हो सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी एक से एक अचीवर्स और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि लकीली यू गॉट होल्ड ऑफ मी फर्स्ट, ओके, आई एम हियर टुडे। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड और ऐसा कुछ अलग किया हुआ है। सादी सिंपल जर्नी है। ऑफ कोर्स अपन लोग बात करेंगे उसके बारे में, बट वंस अगेन आप सभी का आभार, संवाद टीम का, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया आज और ये मंच दिया, जिसमें कि मैं ना केवल अपने बैच से बट ओवरऑल कॉलेज के सारे सीनियर से और सभी जूनियर से और सारे बैचेस के लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। और इनफैक्ट यू नो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन I'm always there. We can always have one-on-one, or whoever wants to reach out to me. We are going to share my contact details, everything. बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनसे हम बात करते हैं। तो एक काम हम करते हैं कि अभी रिकॉर्डिंग तो हमारे हाथ में नहीं है जी, प्लेटफॉर्म विल टेक केयर ऑफ इट।
श्योर। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि ये हाँ, बातचीत तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भट्टा, और आज मेरे साथ आशीष व्यास जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, कुछ रिकॉर्डिंग की क्यू में हम हैं, इसलिए हम बात शुरू नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लेट अस जंप इनटू द कन्वर्सेशन। तो आशीष, मैं सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आशीष जो है, ये शुरू से पढ़ने में अच्छे रहे। ये मध्य प्रदेश के नेपाल नगर से आते हैं, जो पूरे देश में कागज के कारखाने के लिए मशहूर है। और आशीष 10वीं क्लास में मेरिट होल्डर रहे, ऐसी मुझे खबर है। आशीष, ये बात सच है? हाँ सर, मतलब वो टॉप 10 वाली मेरिट लिस्ट नहीं, जो कि जनरली वो पेपर्स वगैरह में होती है। ये एक टॉप 25 वाली मेरिट लिस्ट होती है मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड की। हाँ। तो 10th में मैं उसमें था। और ओके। उसके साथ में क्या होता है कि वो लोग कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति का कुछ एक प्रशस्ति पत्र आता है, सर्टिफिकेट आता है, और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह के ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो हाँ, आपने सही सुना है सर। तो वो सबसे पहले मैं तुमको बधाई देता हूँ। टॉप 25 में होना पूरे मध्य प्रदेश में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे प्रदेश में आप इतने ऊंचे स्तर पर थे, तो थैंक यू सर। सबसे पहले बधाई, बहुत सारी बधाई। मतलब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के दिन अपना हम्बलनेस हम छोड़ देते। तुमसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आज हम्बल मत रहो। जो जो भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जितने गुण हैं, आज हमारे सामने बता के ही जाओ, so that we get the learning from it. श्योर सर। Okay? गुण दुर्गुण हर चीज। आज तो ये दुर्गुण तो झाम दोस्त, है सर, झाम में गेसु झाम में तो किसी भी चीज में मतलब कोई लिमिट होती नहीं है। तो ऑफ कोर्स आप बोलिए, बिल्कुल अब हम सही है किसी भी कि सब्जेक्ट पर के बात सब करते हैं। दोस्त जो इस मंच पर आए, उन्होंने खुलकर बात की। जी जी। तो मैं सीधे चलता हूँ। नेपाल नगर से आपने मेरिट में स्थान बना लिया दोस्त। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछली बार शक्ति उपाध्याय मेरे साथ इसी मंच पर थे, और वो अच्छे डिबेटर रहे, और आशीष भी अच्छे डिबेटर हैं। तो आई थिंक डिबेटर होना अच्छी बात है, और मेरी जिंदगी में भी इस विधा ने काफी हेल्प की है। तो मुझे एक चीज बता, नेपाल नगर में अच्छा शहर, इंडस्ट्रियल टाउन है, पूरा शहर एक कारखाने के आसपास बसा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आने का अनुभव कैसा है? हाँ सर, तो देखिए नेपा नगर में तो ऐसा था कि मतलब सारी स्कूलिंग बचपन जन्म से लेकर लेकर जो 12th तक था सारा समय, फादर मदर ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया वहाँ पर। और 3 एल्डर सिस्टर्स थी, तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था। स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ बड़ा कंफर्टेबल और काफ़ी कुछ अच्छा था। अभी जो उज्जैन आए, तो वो सब चीज़ें एकदम से एक कंप्लीटली एक नया एनवायरनमेंट मिला। सब कुछ बिल्कुल मतलब ये मानिए कि कभी जो सोचा नहीं था कि अरे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स या आ सकती हैं। सो एक पूरे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से निकल कर एक नई जगह, नया शहर, नए लोग, नया कॉलेज, नए दोस्त, कॉलेज का प्रेशर, रैगिंग वगैरह, ये वो, बाहर रहना। तो ये पहले कभी झेला नहीं था, और देशों में आके वो हाँ, झेलना पड़ा। मतलब एकदम आइडियल लाइफ से निकल के एकदम से एक नई जगह पे ये सारी चीज़ें हुई। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि अरे यार ये कहाँ आ गए, क्या हो रहा है ये। बट मेरा ख्याल है उस टाइम की जो लर्निंग्स हैं वो आज तक काम में आ रही है। जैसे कि मतलब जो भी आ रहा है, लेट अस फेस इट। डरो मत किसी भी चीज़ से, और जो भी होगा चलो देखते हैं, अपना बेस्ट करना है, घबराना नहीं है, और फेस करना है चीज़ों को, हिम्मत रखना है। और किसी भी, अब कहीं भी किसी भी नए रिक्वायरमेंट में आप कूद जाओ, और तो वो सारी लर्निंग्स काफ़ी मतलब एक एक सही तौर पे आज तक काम में आती है। ओके,
सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि और कई लोग दोस्त ये बोलते हैं कि गेसु की जो लर्निंग है वो काम आती है बाद में, क्योंकि एक तो पढ़ाई होती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ का जो माहौल होता है, आई थिंक गेसु का आपस में एक लोगों की जो बॉन्डिंग होती है, मुझे और कहीं देखने को नहीं मिली। मैंने कई कॉलेज के एलुमनाई के साथ काम किया, मैं कई कॉलेजों में जाता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ स्टूडेंट के साथ, मैं वहाँ पे भी बात करता हूँ। मुझे ऐसा एलुमनाई ग्रुप अभी तक तो नहीं मिला है, पर मैं देखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर और भी दूसरे ग्रुप ऐसे हो। हाँ सर, और इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए वो उस समय जो एक एक बॉन्डिंग होती है, जैसे आप घर से बाहर होते हैं और उस समय जो फ्रेंडशिप बनती है, जो हम लोगों की बैच भी थी, आई आई ऑलवेज कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। मतलब इसलिए बेस्ट बैचेस की सीनियर्स भी एक एक अलग लेवल पे एक अच्छी तरीके से हम लोगों को जो सपोर्ट करते थे, और जूनियर बैचेस भी काफ़ी अच्छी आई। तो एक हम लोग एक उस दौरान जो हम लोगों के बीच में बैलेंस था हमारी बैच में और आगे पीछे वाली बैचेस में, वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहा। और दूसरी बात ये है कि बड़ी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं इस तरह से, आप एकदम घर से, और अच्छा है कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर जाओ, मैं शुरुआत में डे स्कॉलर रहा, ऋषिनगर में रहा, फिर एक आध डेढ़ साल बाद में फिर हॉस्टल शिफ्ट हो गया। अच्छा, हॉस्टल में भी रहे तो? हाँ, तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ कि जो जो फ्रेंडशिप बनी सर, वो एकदम अलग रही। लोग मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर में ही मेरा नाम भाऊ साहब रख दिया था। तो अच्छा, आज भी जो है अगर किसी का कॉल आ जाता है तो वो सीधे बोलता है, अरे भाऊ क्या कर रहा है, ये वो। ये भाऊ भाऊ साहब नाम वर्ड तो जो है, वो अफेक्शन आज तक और कहीं मिला नहीं। और इवन भाऊ घर में भाऊ साहब तो बड़ा सम्मानजनक एक एड्रेस है यार, तो ये तुमको हाँ, क्यों दिया गया था? तो वो मालूम नहीं वो किसने नाम रखा था, लेकिन मुझे भाऊ भाऊ सब लोग बोलने लग गए। और आज की तारीख में भी घर में इन लोगों का किसी का फोन आता है तो बच्चों को भी मालूम रहता है कि अरे ये भाऊ साहब का फोन है, बिकॉज जिस फ्रीक्वेंसी में मैं बात करता हूँ और जिस लेवल पे जाके मैं बात करता हूँ, तो उससे उस टोन से इन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग भी पहचानने लग गए आजकल। ये भाऊ भाऊ साहब के लिए फोन है। हाँ, ओके, दैट्स फैंटास्टिक टू नो। तो ये कॉलेज की एक बहुत बढ़िया चीज़ रही जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। तो एक और चीज बताओ कि अगर तुम पहले डिबेटर थे और खेलते भी थे, मेरे ख्याल से वॉलीबॉल तो खेलते थे जी, जी। स्कूल के जमाने में भी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स। एथलेटिक, उसमें तुमने स्कूल वगैरह को रिप्रेजेंट भी किया। जी। ओके, तो क्या गेसू में आके भी वो सिलसिला चलता रहा है? कुछ एक्टिविटीज में तुम भाग ले रहे? हाँ, गेसू में तो डेफ़िनेटली हम अपने टाइम में रंगायन होता था, जो कि जिसमें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वगैरह में मैं रहता था। तो फर्स्ट ईयर वगैरह में तो ज़्यादा उतना डर के कारण ज़्यादा आते नहीं थे आगे। बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है वो जो गेसू में हम लोगों के यहाँ एक 3 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स की रेस भी हुआ करती थी, 10 किलोमीटर्स की। एक सीनियर थे, मदन सर थे एक, ओके, वो चैंपियन हुआ करते थे, तो उनके साथ में मैंने भी काफ़ी कम्पीट किया। और ओके, मेरा ख्याल है थर्ड ईयर में आई वाज़ द विनर फॉर दैट मैराथन। ओ, ओके, जी, जी, ओके, बिल्कुल। ओके। और तो मुझे थोड़ा बहुत लगता है स्पोर्ट्स में और इसमें था सर उस समय। तो मुझे लगता है कि वो मैराथन दौड़ने की आदत तुम्हारी उसी वक्त से थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। इस पे भी बात करेंगे, जिंदगी में भी तुम एक मैराथन दौड़ रहे हो, श्योर। कैरियर में भी एक मैराथन दौड़ रहे हो। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आशीष ने कुछ बहुत शानदार काम किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश करने पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसी तरीके से आगे। मैं यहाँ जिस मैराथन की बात कर रहा हूँ वो है कि आशीष बहुत लंबे समय से टीसीएस कंपनी में काम करते हैं। कितना साल हो गए? 23 एंड हाफ ईयर्स, 24 ऑलमोस्ट। हाँ। तो मेरा वही कहना है, वो भी एक तरह की मैराथन है। हाँ, लोग इट्स अ लॉन्ग मैराथन। लोग 100 मीटर दौड़ लेते हैं, 5-10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अलग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उसमें एक मैराथन दौड़ रहे हैं और वो क्यों दौड़ रहे हैं उस पर भी हम बात करें। तो अब मुझे ये बताओ कि गेसू में थे, पढ़ने में अच्छे ही थे, मेरिट होल्डर थे, तो मेरे ख्याल है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तुमको आई नहीं होगी। अब गेसू के बाद क्या हुआ? तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थी, तो उसके बाद तुम सॉफ्टवेयर में कैसे चले गए? मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी थी, और इसके बारे में थोड़ा प्रकाश। हाँ सर, काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा सॉफ्टवेयर में। हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में वो फोर्ट्रॉन और पास्कल टाइप की लैंग्वेजेस होती थी बहुत पुराने ज़माने की।
और कॉलेज में एक वो पीसी हुआ करता था, एक रूम, पूरा रूम उसमें एक सिंगल पीसी और चप्पल वप्पल निकाल के और काफ़ी जाके, और तो एक पीसी और इतने सारे स्टूडेंट्स, तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं था कि कुछ अलग किया जा सके, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा उसमें। और जब कॉलेज कंप्लीट किया उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ थी, नेपा नगर में ही थी अपॉर्चुनिटी कि मैं वहीं पर एज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जॉइन कर जाऊँ और वहीं पर आगे बढ़ूँ। पर मेरा एक पैशन था सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने सोचा नहीं उसमें ही कुछ करना चाहिए, तो कीसू से निकल के सबसे पहले तो मैं वही गेट पर कंसंट्रेट करता रहा। गेट एग्ज़ाम भी दी, अच्छा स्कोर हुआ, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है कि वो मेरी मनपसंद ब्रांच और मनपसंद कुछ कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल रहे थे, जिसमें जिसमें मैं चाहता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह में मुझे कुछ मिल सके, तो मैं वो नहीं कर पाया। देखिए उस समय काफ़ी चैलेंजेस थे सर हमारे एरिया में भी, एज़ एन ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा। हम लोग गेसू वाले या दूसरे जो कॉलेजेस के उज्जैन, इंदौर एरिया से निकलते थे बच्चे, हम लोगों के पास में ऐसा कोई गाइडेंस, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं हुआ करता था जिससे हमें पता चले कि यार अभी नेक्स्ट कैसे करें, क्या करें? तो मैं कोट करना चाहूँगा हमारे बैच के राजेश गुप्ता, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट चला रखा है इंदौर में। अभी आज की तारीख में वो मतलब इतना हेल्प कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को कि भाई जिसको आगे इस तरह का करियर बनाना है, तो जिसको गेट की कोचिंग करते हैं। हाँ, तो वो और उनकी धर्मपत्नी है जयश्री भाभी जी, इन लोग मिलके वो कर रहे हैं काम, तो वो आज प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है बच्चों को। अगर उस लेटेस्ट वक्त ऐसा बैचेस कुछ था नहीं। कर रहे हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि आपका अगर पैशन है तो आपके पास में वो रास्ता है। तो मैं अपनी बात पर आता हूँ वापस, तो उस समय ये हुआ कि मैंने किया, गेट वगैरह नहीं हुआ, फिर पीयर प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, तो कहीं एक छोटा इंदौर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब किया। वो कंपनी जो है कुछ आयशर मोटर वगैरह में कुछ अपने इम्प्लीमेंटेशंस करते थे, तो वो करता था मैं। बट एक लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं था, तो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि एक और साल लगाने की बजाय गेट वगैरह करके क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सेल्फ लर्निंग की जाए, कुछ किया जाए। तो मैं बैंगलोर चला गया क्योंकि वहाँ पर सुना था कि भाई अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत होती हैं और सॉफ्टवेयर फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में काफ़ी मौके मिलते हैं। तो मैं चला गया और कुछ ऐसा जॉब किया जिसमें कि मुझे किसी और जगह जाके काम ना करना पड़े ड्यूरिंग द डे। सिंपल जॉब रहता था, कुछ स्मॉल कंपनीज़ में मैंने किया काम। और शाम के टाइम पे सर मैंने आईआईएससी बैंगलोर में जो है कुछ इवनिंग क्लासेस होती थी। तो वो इवनिंग क्लासेस जॉइन कर ली और वहाँ से मैंने कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज़, तो सर्टिफिकेशंस। मैं यहाँ पर एक मिनट का पॉज़ लेना चाहूँगा आशीष, क्योंकि जी, 2 जी। चीज़ें। श्योर। उस वक़्त में सॉफ्टवेयर के लिए इतना पैशन कम होता था, लोगों को इतनी समझ नहीं थी। और तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स में करने के बाद तुमने ये तय कर लिया था कि मुझे तो सॉफ्टवेयर में जाना है। उसके लिए तुम बैंगलोर तक चले गए। दैट शोज़ योर पैशन। उसके लिए तुमने आईआईएससी में अलग से क्लासेस जॉइन की। और सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए तुम एक स्टार्टअप कंपनी में काम करने लगे। आई थिंक दैट नीड्स अ बिग सैल्यूट। कि आज की तारीख में तो स्टार्टअप कंपनियों में काम करना कूल हो गया है, लेकिन दोस्त उस वक्त में स्टार्टअप कंपनी में जो आदमी काम करता था वो तो मतलब नाकारा, इसको कहीं जॉब मिल नहीं रहा है, इसलिए छोटी मोटी कंपनी नहीं है, चला गया। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक एंड दैट वाज अहेड ऑफ द टाइम्स। मतलब इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। और तो आईआईएससी में अच्छा सीख मिली होगी, क्योंकि आईआईएससी अपने आप में इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई वहाँ। एक तो उनकी जो लैब थी, उसकी एक्सेस मिल गई, तो जितना सेल्फ लर्निंग से जितना भी वो पैशनेटली जो सीख सकते थे, वो काफ़ी, मतलब शाम की क्लास 7 से 9 होती थी, उसके बाद में 1-2 घंटे बैठ गए, कुछ और कर लिया। तो वो एक लैब, वहाँ की लाइब्रेरी की एक्सेस मिल गई। तो वो जो इवनिंग क्लासेस जो होती थी, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती थी, वो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। अच्छी फैकल्टीज़ भी थी, वहाँ से उनसे संपर्क रहा, तो अच्छा रहा। मतलब 6 मंथ्स का कोर्स किया मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन इतना ही था कि भई मुझे इसमें एंट्री लेना है। और हाँ, उसके लिए तो किसी कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पे, क्योंकि विदाउट हैंड्स ऑन तो सॉफ्टवेयर में आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो फिर तुम कैसे पहुँचे
आगे टीसीएस में कैसे? हाँ, हाँ, फिर आगे एक आध 2 स्टार्टअप में और काम किया और पूरा 2-3 साल थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही फ़ोकस किया। ओके। फिर पैशनेटली तो मैं ये सब करता ही था और पैशन मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर उस सारे एरियाज़ में था सारे बिकॉज़ मुझे उस समय ही ऐसा लगने लग गया था कि ये जो इंडस्ट्री है मतलब इसमें काफ़ी कुछ होना है आगे एंड यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ इट तो कुछ ना कुछ नया करते जाएँ। तो फिर मैं उसके बाद में मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन आर्किटेक्चर पे हुआ, ओके। एंड टू एंड सिस्टम्स आर्किटेक्चर पे गया तो और एक ये सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर भी रहता था कि अरे यार क्या स्टार्टअप कंपनीज़ में काम कर रहे हो। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगता नहीं था लेकिन एक रहता है तो फिर मैंने कहा कि ठीक है टाटा ग्रुप से अच्छा और क्या हो सकता है मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंड ने बताया कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे एक्सपीरियंस से मैचिंग है और कुछ नया काम भी है तो क्योंकि वहाँ जाके मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट काम हो गया मैं ज़्यादातर सिस्टम्स पे चला गया और टेक लीड टाइप का रोल किया मैंने सिस्टम्स ऑपरेशंस का सिस्टम्स जो प्रोग्राम मैनेजमेंट इस टाइप के सारे काम किए तो इस तरह से मैं सर ये ना टाटा में मैंने ज्वाइन किया 99 में तो इस तरह से मतलब बोलो it was again a pioneering kind of job for you, role for you. तो 96 में कोई इस तरह की कंपनियों में काम कर रहा था आई थिंक सब चीजें बन रही थी जी तब तक ये कंपनियां भी इतनी बड़ी हुई नहीं थी हाँ दे वर ऑल इन nascent stage आई प्रिज्यूम हाँ मतलब कि वो दौर था मेन फ्रेम और मिड रेंज सिस्टम्स का जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो सारी मेन फ्रेम वगैरह की तरफ जो कोर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज थी बाकी न्यू डेवलपमेंट सारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वगैरह पे होने शुरू हो गए थे तो हम लोगों ने तो शुरू किया था वो डॉस वर्जन होते थे उस टाइम पे 4.1 4.2 वहाँ से शुरू किया था और विंडोज़ ही पहली बार लॉन्च हुआ पहली बार दिखा कि भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ये सब कुछ तो उस दौरान में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब चीज़ें मतलब दे वर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग स्टार्टेड तो मुझे एक चीज बताओ तो कि तुमने वो दौर देखा जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही तो तुमको फिर ये भी पता होगा कि ये चीजें ऐसा जंप कैसे लिया है इंडिया की जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें जंप कैसे आया या ज्यादा बड़े काम होने कैसे चालू हुए इज देयर एनी पॉइंट हमको बता सकते हो वो कौन सा दौर था जब अचानक ये सब नया थॉट प्रोसेस हुआ हाँ सर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आया था Y2K आपने सुना होगा Y2K यस Y2K यस यस ईयर 2000 में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन था जो कि हर किसी ने हर लेवल पे अपने अपने तरीके से उसके बारे में सोचा कि अरे चीज़ें फेल हो जाएगी कंप्यूटर बंद हो प्लेन्स जाएंगे प्लेन्स अपने आप लैंड हो जाएंगे और मिसाइल्स अपने आप फायर हो जाएंगी वो सब डर बना हुआ जो था तो Y2K जो बबल था उसके बाद में मेरा ख्याल है एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ ओके और काफ़ी नए सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो एक नए लेवल पे जो है वो होना शुरू हुई आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आए और नए डेटाबेसेस आए वर्चुअलाइजेशन वाला वर्ल्ड आया और काफ़ी बहुत बहुत बड़े जो चेंजेस हुए वो ईयर 2000 के बाद में आप मान लीजिए 2001 से लेके तो 2010-11 तक का जो दौर था उसमें काफ़ी चीज़ें हर पैरेलली चीज़ें बढ़ी डेटाबेसेस अपने हिसाब से बढ़े सिस्टम्स अपने हिसाब से रहे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपने हिसाब से कम्प्लीटली चेंज हुआ वर्चुअलाइजेशन रहा क्लाउड ने एंट्री ले ली और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन 10 सालों के दौरान जो है वो काफ़ी चीज़ें मतलब चीजें नई बहुत तेजी जी से जी बढ़ी ओके तो तुमने Y2K अचानक आज बरसों बाद में Y2K फिर से सुन रहा हाँ और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कंप्यूटर का कोविड रहा होगा किसी जमाने में हाँ जब सब लोग डरे हुए डरे थे हुए थे क्या होगा कैसे होगा तो इट्स ट्रू कई बार जब बड़े ऐसे झटके लगते हैं तब इंडस्ट्री उसके बाद ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है सो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग अस आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग लेसन जो हम सबके लिए जरूरी है अब मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहता कि अभी मैंने शुरू में बात की थी कि तुम मैराथन दौड़ रहे हो अभी बहुत लंबा मैराथन तुमने दौड़ा है टीसीएस में रह के एक ही कंपनी में लगातार दूसरी तरफ तुम्हारा एक तरह का जो इंक्लिनेशन है वो ये था कि मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा नई फील्ड में जाऊंगा भले उसके लिए स्टार्टअप के लिए काम करना पड़ेगा
रिस्क लेना पड़े। तो मुझे ये थोड़ा सा पैराडॉक्स दिख रहा है जिसको जरा सुलझाना पड़ेगा कि एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरल कीड़ा है, कुछ नया करना, और दूसरी तरफ तुम एक ही कंपनी के साथ इतने ज्यादा काम करना। आई बिलीव टीसीएस अच्छी कंपनी है, बट फिर भी ये एक सवाल मेरे दिमाग में, इसको जरा बताओ कि ऐसा क्यों? नहीं सर, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। सी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी टीसीएस छोड़ने का सोचा नहीं। इनफैक्ट हर ओके, 2-4 साल में मैं सोचता ही रहा हूँ, सोचता ही देखो रहता हूँ। हम लाइव जा रहे हैं अभी, ये बता जी, देना चाहता हूँ, और लिंक्डइन पे भी ये ऑनलाइन हम जा रहे हैं। ओके, तो आपको अगर कुछ शब्द थोड़े तोल के बोलना है तो आप तोल के बोल सकते हैं। श्योर। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा नहीं। क्या होता है कि बड़ी इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक ही कंपनी में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। ओके। तो आपको अंदर ही इतने ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा कि अब मैं कुछ नया करूँगा। तो ये तो बहुत हो गया, तो कुछ अलग। तो इस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती चली गई। ओके, आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखिए तो मेरी हर 2-4 साल में मैंने कुछ ना कुछ नया किया है। तो हर यूनिट जो है एक एज़ अ डिफरेंट कंपनी काम करती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ और कॉर्पोरेट गवर्निंग बॉडीज़ सब कुछ एक ही होता है। बट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मिलते हैं। तो सिंपल आंसर ये है आपके क्वेश्चन का कि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा। मैं हमेशा सोचता रहा, अभी भी सोचता भी रहता हूँ कि पर लेकिन मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी मिलती चली गई। जो मैं करना चाहता था, बाहर जाके जो मैं करना चाहता था, वो मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ यहीं मिल गई। ओके, इनोवेटिव फील्ड्स में मैं जाना चाहता था कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब यूएस से वापस आया, तो मैंने कहा कि अब चलो मैं कुछ और करूँगा, और मैं थोड़ा ऑनेस्टली बता देता था कि भई अब मैं कुछ नया देख रहा हूँ। तो मुझे अपने सुपीरियर्स बोलते थे, ठीक है, यू गो अहेड एंड डू समथिंग न्यू। वी आर सेटिंग अप अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़, यू गो अहेड एंड लीड इट। तो ओके। हमने कहा चलो ठीक है, वो शुरू करते हैं। तो 2-4 साल बाद उन्होंने कहा कि यू प्लीज़ डेवलप अ प्रैक्टिस अराउंड इट। फिर कहा कि यू डेवलप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। तो चीज़ें होती चली गई हर 2-4 साल में। तो एक समय ऐसा, हाँ, बोलिए। तो अगर इसको मैं एक फ्रेम में रखूं तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां होती है उसके अंदर, जैसा तुमने कहा, एक कंपनी में बहुत कंपनियां होती हैं और बहुत सारे बिजनेस डोमेन्स इसमें एक साथ चलते हैं। तो आपको अंदर रह के ही बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तुमने रिस्क लिया, अंदर रह के लिया। तो बिल्कुल, तुमने अंदर लेके लिया और अंदर रह के कुछ नया काम करने की कोशिश की। और क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे तो आप कंपनी छोड़ना चाहती नहीं थी, उन्होंने तुम्हारे लिए अंदर ही ऐसे रोल ढूंढे जहाँ पे तुम्हारी प्रतिभा निखर के आ सके, या तुम्हारे अंदर का वो जो जज्बा है नया करने का वो पूरा हो सके। करेक्ट? बिल्कुल, ओके। बिल्कुल अभी सही। तुमने अभी तुमने फिर बोला वर्चुअलाइजेशन। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उस दौर में वर्चुअलाइजेशन बड़ी चीज होने वाली थी। कम बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर आया था, उसका अगला वर्चुअलाइजेशन का दौर चल रहा है, और उसका सेंटर ऑफ एक्सलेंस तुम्हें दिया गया कि इसे शुरू करो। जी, जी। तो आई थिंक दैट वाज इवन बेटर देन जॉइनिंग समवेयर एल्स। हाँ, किसी चीज को शुरू करने का जो अनुभव है, बनाने का जो अनुभव है, वो तो बहुत गजब का है। बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताओ, तो तुमने एक से ज्यादा सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टेब्लिश किए। हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अक्रॉस द टीसीएस थोड़ा विज़िबिलिटी ऐसी मेरी बढ़ गई कि लोगों को पता चल गया कि भई कोई भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है तो ही इज़ द ओके। पर्सन हू कैन डू द थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और मैं पैशनेटली सब करता था। तो काफ़ी उसके बाद में मतलब जितने भी नए, सी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमेशा किसी टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, ये किसी ऑफरिंग का हो सकता है, किसी सोल्यूशन के लिए भी हो सकता है, कोई भी नई चीज़ होती है तो उसका। मैं हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि दो चीजें। तो अगर अगर मैं तुम्हें लॉन्च करना चाहूँ तो यू आर एन एक्सपर्ट ऑन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, हाँ, ऐसा डेवलपिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सबसे पहले हमको ये बताओ, ये समझो कि हम सब जानते ही नहीं है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, और हमको ये समझा कि ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है।
पहली बात तो ये है कि हमारे सब गेसों के भाई लोग बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल मैं अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में मैं बताता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आईटी में नहीं है या गेसु जी, संवाद को कई बार गेसु के बाहर के लोग भी देखते हैं, लेट मी हाँ, टेल यू, कई बार बाहर के लोग भी देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा, जब हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में उसको समझते हैं तो हमारा एक परसेप्शन होता है, पर जब आप एज ए प्रैक्टिस उसको करते हो तो वो चीज थोड़ी अलग होती है। आई वॉन्ट टू गेट एन इनसाइडर व्यू फ्रॉम यू। हाँ, तो मैं आईटी के पर्सपेक्टिव में बोल सकता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर एक जेनरिक टर्म देखी जाए तो इट कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर मेडिकल फील्ड, इट कैन बी फॉर सिंगल हॉस्पिटल और इवन फॉर गवर्नमेंट, इवन हमारे गेसो के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात चलती है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस भी फील्ड में बहुत कुछ अच्छा किया जा चुका है, उसको और आगे कैसे नर्चर किया जाए, उसको ओके। और आगे कैसे इनोवेट किया जाए, वो एक बेसिक थिंकिंग होती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के पीछे। अब ओके। आईटी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि जैसे 2002 में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का मतलब की शुरुआत हुई। ये शुरू हुई सिस्टम वर्चुअलाइजेशन से कि भाई आपका एक ही सिस्टम है, उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में अगर कुछ एग्जांपल दूं तो एक ही लैपटॉप है, पर उसके अंदर आप मल्टीपल लैपटॉप्स, मान लीजिए कि एक ही हार्डवेयर पे आपके मल्टीपल लैपटॉप्स चल रहे हैं। तो उस तरह की जो टेक्नोलॉजी 2002 से शुरू हुई थी, उस दौरान मैं यूएस में था और मुझे काफ़ी मतलब पहला ही मौका मिला कि उन सब चीज़ों को देखना, समझना। मैं मोर ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर में था उस समय, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में नहीं था। बट वो एक आर्किटेक्ट लेवल से जो एक चीज़ों को देखा और समझा, तो उससे काफ़ी नॉलेज गेन हुआ पिछले अगले 3-4 सालों में। तो एक एक एक्सपर्टीज़ हो गई थी, एक ग्रुप बन गया था। तो मुझे जो सीओई बनाने का अ, जो टास्क दिया गया, तो उसमें मेन इंटेंशन ये था कि भई आप इस चीज़ को ऐसा बनाओ कि अक्रॉस द टीसीएस, हाउ इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट द बिज़नेस? हाउ इज़ इट ओके। गोइंग टू बेनिफिट द न्यू कस्टमर एंगेजमेंट्स? और इसको पूरा आप नर्चर करो, कुछ नया इनोवेटिव जितना भी है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती है। आपको सबसे पहले तो काफ़ी वेल परफॉर्मिंग जो टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करनी पड़ती है। आपको ग्लोबली जो भी न्यू पार्टनर्स होते हैं, जो न्यू एंटरप्राइजेस होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनके सॉल्यूशंस के लिए लैब वगैरह तैयार करनी पड़ती है। ओके। और उसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन ऑफरिंग बनाना पड़ता है जो कि एक्चुअली जाके कस्टमर एनवायरनमेंट में बिके, इम्प्लीमेंट हो, रेवेन्यू जनरेट करे, और जो कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ डिफरेंशिएटर काम करे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्या लेके आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। तो इट इज मोर ऑफ द एलीट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के बीच पड़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। जी, नाउ हाउ टू टेक इट टू कस्टमर्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू मेक इट यूजेबल। हाँ, वो है। और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी है, पर बहुत नहीं है। बहुत अभी नई। रिसर्च फेज़ में ही 2-4 साल से चल रही है, तो एक्चुअली अभी मार्केट में उस लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। दूसरी ओके। बात ये है कि कंटिन्यूअस इनोवेशन फेज़ में है। तो आप जब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हो, तो उसी दौरान आपको वो सारे इनोवेशंस जो हैं, उसको भी नर्चर करना है, रिसर्च वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि एक तरह का इंक्यूबेशन सेंटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे नए सॉल्यूशंस उसमें इनक्यूबेट होते हैं ओके। और कुछ पायलट रन जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो टेस्टिंग होती है, फर्स्ट टाइम उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो होते हैं कस्टमर्स के लिए और इंटरनली, वो सारे उसमें होते हैं। सो यू आर राइट, इट इज़ एन इंक्यूबेशन सेंटर, एंड देन आफ्टर इंक्यूबेशन यू पायलट इट, you do the proof of concept, and then you take it to the market and develop a practice around it so ओके। that it goes as a continuous revenue generation entity. तो इसका मतलब ये हुआ आशीष कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है जी, और आपको एक्सपर्ट्स के साथ काम करना है, हाँ, जो कि ऑब्वियसली आपके इंटरनल नहीं होंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो एक्सपर्ट्स आपके साथ अंदर तो नहीं होते। इट नीड इट विल नीड लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। क्या चैलेंज आते हैं, थोड़ा सा
मैं कह रहा हूँ ना कि तुम अंदर हो और हम तुमसे एक इनसाइड व्यू जानना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने के लिए क्या स्ट्रगल हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है, क्या एक्साइटमेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा कुछ अगर एग्जांपल देके भी बता सकते हो तो विल बी फैंटास्टिक। श्योर। देखिए, सो परेशानी है तो ये होती है कि वो चीज़ है ही नहीं ज़्यादा, तो उसको बिल्ड करना है, तो नए लोगों को तैयार करना है, मोटिवेट करना है और सही टैलेंट को सामने लाना है, नर्चर करना है कि भई चलो आओ ये काम करते हैं। वो एक हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली आपका को-इनोवेशन होता है ये यूजुअली, जो दूसरे कई छोटी-छोटी स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं, वो भी कुछ न कुछ छोटा-मोटा करती रहती हैं। बिट्स एंड पीसेस थिंग्स आर डन हियर एंड देयर। और कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, वीएमवेयर जैसे आपने नाम सुना होगा। तो इनके साथ में सॉरी तो इन सब के साथ में एक पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ती है और उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, आपके टीसीएस की साइड से आपके भी बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। काफ़ी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है और एक बिजनेस डिमांड होती ही है कि भाई दिस इज एट द एंड ऑफ द डे एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू। बिग इन्वेस्टमेंट, यस। हाँ, तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट, सो वो परेशानी के नाम पे मतलब मैं यही चीज़ें आई कैन कॉल आउट दीज थिंग्स कि ये सब कुछ होती है। वैसे बहुत बड़ी नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो यू नो हाउ टू हैंडल इट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैलेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्टनरशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। को इनोवेटिव पार्टनर्स जो होते हैं न्यू स्टार्टअप्स के साथ में आप जो बातचीत करते हो, इंटरेक्ट करते हो एज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एट द एंड ऑफ द डे फोकस इस चीज़ पर रखना पड़ता है कि जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे आप डेविएट ना हो। ओके। क्योंकि बीच में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं हर डायरेक्शन से कि अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बट एक जो आपको अपना एक फोकस रखना पड़ता है कि भई अल्टीमेटली गोल क्या है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ओके। कंटीन्यूअस बेसिस पर आपको आपके हायर अप्स को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, व्हाट आर द ट्रेंड्स, वेयर द इंडस्ट्री इज़ गोइंग, where we are as an organization, how our competitors are doing. वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। So it's a very comprehensive role, but this is a leadership. Comprehensive activity, yes. It's a leadership role. तो आप टेक्निकल काम भी कर रहे हो, लोगों के साथ समझ भी रहे हो, but also you have to manage. Yes. Because the way I understand the work in creative industry, managing experts who know more than you about some domain is something. It's a tough job. Very, very tough. Yeah. Okay. Very tough job. Yes. And so because you can't say ये सही नहीं है, ये गलत है. There are no milestones, no benchmarks. Absolutely. वो सब तो आप अभी क्रिएट ही कर रहे हो. जी जी. एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि स्टार्टअप्स के साथ आप जब काम कर रहे हो एक बड़ी कंपनी के रूप में, अगेन आई थिंक लॉट ऑफ सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि दे मे फील थ्रेटन्ड, and you have to take them into confidence, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। उन लोगों के यही रहता है कि कल हम लोगों को ये एक्वायर ना कर लें, और हमारी टेक्नोलॉजी अगर हमारी टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली तो हम क्या करेंगे, ना लें और वो सब। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं, बिजनेस प्लानिंग एग्रीमेंट्स होते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो काफी लंबा चौड़ा मतलब कारोबार होता है उस फील्ड में। तो अब हमको ये बताओ कि तो जैसे अगर कोई एग्जांपल दे सकते हो कि ये वर्चुअलाइजेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने शुरू किया, तो उसमें से क्या चीजें निकल के आई विच वी माइट बी यूजिंग टुडे और द वर्ल्ड माइट बी यूजिंग टुडे, तो ऐसे क्या सॉल्यूशंस हुए, कैसे हुए, थोड़ा और अंदर जाके कॉन्क्रीट एग्जांपल बता सकते हैं? उसमें मेनली एक मिनट, कुछ मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं यहाँ पर, या देख लो, क्लोज कर देता हूँ ये। हाँ, तो उसमें मेनली देखिए वर्चुअलाइजेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह से काफ़ी दूसरे भी बनाए मैंने, मतलब मेरा काफ़ी चलता रहा वहाँ पे, एक पहचान बन गई थी। टीसीएस में एक दौर था
2010 से ले 9 7 8 9 से लेके तो 15 तक की वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो काफ़ी दूसरे भी बनाए। तो फॉर एग्जांपल जब क्लाउड एकदम उसके इनिशियल स्टेजेस पे था 7 8 के टाइम पे, तब भी मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और एक टाइम के बाद में क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डेवलप किया। और टाटा ग्रुप में जब क्लाउड का इनिशिएटिव हुआ तो मेरा डेपुटेशन भी टाटा ग्रुप लेवल पे हुआ, टाटा हाउस में जाके, और वो उनकी स्ट्रेटजी वगैरह जब हो रही थी तब उनके साथ में काम किया। वी कॉल इट वन टाटा ऑपरेटिंग नेटवर्क क्लाउड, ओटॉन क्लाउड। वहाँ पे भी मैं 1 आध साल रहा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि ये जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह से जो ऑफरिंग्स और सॉल्यूशंस बन के निकलते हैं, ये आगे जाके बिजनेस स्ट्रीम्स डेवलप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल पूछा, तो एक समय था कि मैंने कहा मेन फ्रेम से लोग मिड रेंज पे आए, वहाँ से ओपन आर्किटेक्चर पर आए, क्लाइंट सर्वर हुआ, उसके बाद में आगे और कंटेनराइजेशन टाइप के सॉल्यूशंस बनने लगे, जो कि एक वर्चुअलाइजेशन का ही फॉर्म है। तो ये होता था कि मतलब कुछ जैसे डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन है, या एप्लीकेशन रैशनलाइजेशन है, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उन सब जगह ये सारे सॉल्यूशंस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनते हैं वो अप्लाई होते हैं, वो की रोल प्ले करते हैं। तो आज की तारीख में फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन लैंडस्केप है जो कि मोनोलिथ एप्लीकेशंस होती है पुराने ज़माने की, एक सिंगल एप्लीकेशन कोड है जो हर चीज़ कर रहा है, तो उसको आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अगर बांट रहे हैं तो उसमें वर्चुअलाइजेशन का बड़ा रोल होता है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में जो एसेट्स आपने बनाई हैं, व्हेन आई से एसेट्स, इट इज़ नॉट अ फिजिकल एसेट बट ऑल सॉफ्टवेयर लेवल एसेट्स एंड सिस्टम लेवल एसेट्स एंड नॉलेज लेवल एसेट्स, टेम्पलेट्स, और जो काफ़ी रीयूजेबल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें इन प्रोजेक्ट्स में काम आती हैं। So I hope I have answered it correctly what you were trying to. मैं मेरा काम है पूरे दिन, और मैं पूरे तरह रहता हूँ, तो डोंट माइंड इट, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज बहुत काम की निकल आई। तो ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्चुअलाइजेशन का बनाया, अब तो मेरा क्लाउड का भी बनाया। हाँ, और कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए, और उसमें अगर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बीच में इस तरह की जो नई चीजें होती है, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका भी एक मैंने किया था बीच में। और बट मेन बाकी सारी चीजें जाके फिर जुड़ गई क्लाउड में, बिकॉज क्लाउड इज अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट इन द आईटी इंडस्ट्री। बिकॉज जो चीजें पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती थी, आपको कोई भी सिस्टम बनाना है तो आपको ह्यूज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको ह्यूज सिस्टम्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोक्योर करने पड़ेंगे, लाइसेंसेस के लिए पे करना पड़ेगा, तब जाके आप 2 4 6 महीने में वो सिस्टम खड़ा करोगे और कुछ नया उसके ऊपर डेवलप करोगे और बनाओगे। आज की तारीख में क्लाउड में क्या है, आप विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन प्रोविजन एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट, right from a very simple infrastructure all the way up to the platform, even software is available as a service. तो ये काफ़ी जो चीज़ें थी, ये सब मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले ही 2011 12 13 के दौरान मैंने काफ़ी कुछ इसमें डेवलप कर लिया था टीसीएस में। इनफैक्ट इसके बेसिस पे कुछ अच्छे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। ओके, ये बताओ ना, मैंने कहा ना, तो हम्बल मत बनो यार, बता डालो। वो सीईओ लेवल के ऊपर काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, और वो काफ़ी अच्छा सब कुछ क्या था। क्या रिकॉग्निशन मिला, पूरी तरह खुल के बताओ यार। तो वो अवार्ड का नाम था कि द बेस्ट रनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टीसीएस, तो उसका अवार्ड मुझे मिला। इतनी बड़ी बात इतने धीरे से, आई थिंक मैं एडवर्टाइजिंग आदमी हूँ, मुझे थोड़े से लेसन तुमको देने पड़ेंगे। देखो, झूठ ना बोले हम, लेकिन जो हमने किया है कम से कम उसको तो बताना ही चाहिए, और आज हमारी कम्युनिटी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक मेनी ऑफ अस विल फील वेरी प्राउड। मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाना ही एक बड़ी बात है, और बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर हमारा भाई चला रहा है तो it gives us a sense of satisfaction and pride. So congrats. थैंक यू सर। सर, मेरे बारे में और काम के बारे में बहुत बात हो रही है, मेरा ख्याल है गेसू के बारे में कुछ बातें करते हैं। आप बताओ तुमको क्या बात है।
हाँ ना, आप पूछिए कुछ भी। पर उसके पहले मैं एक चीज जी। पूछना चाहता हूँ कि देखो देशों के बारे में हम बहुत सारे जगह चर्चा सेशंस। हाँ, हाँ। करते भी रहते हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि अभी तुमने जो बात की ना कि आज की तारीख में SaaS प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, है ना? तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, स्पेशली क्योंकि तुम AWS पे काम करते हो, और हाँ, तो आज की तारीख में किसी छोटे स्टार्टअप के लिए बिना कैपिटल के कोई चीज शुरू करना आसान हो बहुत गया, आसान। एंड हाँ। स्टार्टअप्स कैन देन ग्रो एंड स्केल, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वो आगे बढ़ते जा सकते। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, योर करेंट रोल, व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ इट कैन हेल्प द कम्युनिटी, लोगों को क्या हेल्प हो सकती है, कोई टिप्स हो तो बताओ। मेरे करंट रोल में उस कम्युनिटी को क्या हेल्प रहेगी? सी, मेरा करंट रोल सर मोर एंटरप्राइज कस्टमर्स के ऊपर फोकस्ड है। ओके जो ओके लार्ज ग्लोबल कस्टमर्स हैं, ओके। मल्टी मिलियन, मल्टी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, जो बजट वाले कस्टमर्स हैं, उधर है। बट हाँ, मैं बताता हूँ कि स्टार्टअप्स के लिए भी क्या अच्छा हो सकता है उसमें। तो मेरा करंट रोल इस तरह से है कि अभी मैं एक लीड कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस लीड करता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल यूनिट है विद इन TCS, AWS बिजनेस यूनिट, जो कि पूरी AWS क्लाउड के ऊपर फोकस है। सेल्स का रोल नहीं है मेरा, मैंने वो इंटेंशनली अभी नहीं लिया हुआ है। और हालांकि काफ़ी प्रेशर है कि आप वो नेक्स्ट लेवल पे लीजिए, कुछ उसको आगे बढ़ाएं। पर मैं यूजुअली स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस पर फोकस करता हूँ। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, कस्टमर से मिलता हूँ। कोर टीम है 25-50 लोगों की, स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट जोग्राफीज। तो मेनली मेरा ये रहता है कि कस्टमर से मिलता हूँ, उनके एग्जिस्टिंग उनकी जर्नी समझता हूँ आज तक की, पिछले एक दो डिकेड में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज एंटरप्राइजेस जो हैं वो आईटी में काफ़ी पहले से हैं और वो लेगेसी कैरी कर रहे हैं बहुत कुछ। क्या होता है, बिल्कुल आप किसी भी चीज़ को, आप कोई भी पुराना मॉडल पहले खरीद लो, तो वो पुराना मॉडल आप भले बहुत पहले आपने खरीदा हुआ है, आप बहुत पहले खरीदने वालों में से हैं, पर आप पुरानी चीज़ यूज़ कर रहे होते हो। तो उस तरह के लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स में उनका पूरा आईटी लैंडस्केप समझना, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, बिजनेस यूनिट वाइज उनके लाइन ऑफ बिजनेसेस क्या हैं, सारे वर्टिकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, रिटेल, DTH, सारे वर्टिकल्स में हर किस्म के कस्टमर। सो थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस अभी अच्छा हो गया है कि सबसे मिलना, उनसे पूरा एनवायरनमेंट समझना और उसके बेस पे स्ट्रैटेजिकली उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड करना कि भाई आप ये कर सकते हो। और आज की तारीख में जो लेटेस्ट है, क्लाउड है, डेटा साइंस आपको कैसे हेल्प करेगा, डेटा एंड एनालिटिक्स का एक नया दौर चल रहा है, और AI ML आ गया है अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेगी और आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई यूजुअली वेयर माई एंटरप्राइज आर्किटेक्ट हैट एंड टॉक टू देम। ओके। बाकी तो टीम होती ही है सॉल्यूशंस के लिए, डिलीवरी के लिए और सेल्स सपोर्ट के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो सब तो काफ़ी लार्ज हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में। बट नाउ नाउ तो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि तुमको बिजनेस के हर एंगल के साथ तुमको काम करना पड़ता है, समझना इंटरेक्ट। पड़ता जी, है जी। यस। हाँ। एंड एज ए कंसल्टेंट यू हैव टू टेल देम कि आपका जो बिजनेस है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती हाँ, how the technology is going to be an enabler for you to है। drive your business more innovatively, or in fact to increase your revenue, increase your footprint in market ahead of your own competitors। तो वो सारे क्या मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कस्टमर से। ऑफ कोर्स मैं अकेला, ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारी दुनिया का नॉलेज रहेगा, एक पूरा टीम वर्क होता है, मेरी टीम हाँ, होती है, काफ़ी मैं समझ रिसर्च गया, करती है, समझ गया, लेकिन क्या होता है, हमने इंजीनियरिंग से शुरू किया जी, और एक इंजीनियर के लिए कई बार बिजनेस को समझना बड़ा मुश्किल होता है, जी, जी। क्योंकि बहुत अलग एस्पेक्ट सामने आते हैं। एंड आई थिंक, तो मैं अगर कुछ सम अप करूँ बातों को, तो तुमने शुरू से रिस्क लिया, सॉफ्टवेयर में तुम गए, अपने स्टार्टअप कंपनी के साथ काम किया और फिर लगातार, हालांकि तुम TCS में रहे लेकिन तुमने नया नया रोल लेके चले गए, तो जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उस पर तुमने हमेशा काम किया। जी, बिल्कुल। तो आज की तारीख में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये बताओ। आज की तारीख में मेरे मन में चलने से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है, हाँ। कि कुछ नया और करो, नया लो, हायर कुछ
मेरा अभी वो काफ़ी डिसीजन फेज़ ही चल रहा है कि मैं हाउ एम आई गोइंग टू बैलेंस बिटवीन माय पर्सनल टाइम एंड दिस प्रोफेशनल टाइम। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मतलब थोड़ा टाइम बाकी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है। तो पर्सनल लाइफ में व्हाट डू यू डू, व्हाट यू एंजॉय? चलो अब उसकी बात करते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से पहले। हाँ, हाँ। तो सर आपको जैसे हम्म, आश्चर्य होगा, मेरे बैच वालों को सबको बहुत आश्चर्य होगा सुन के, हम्म। कॉलेज में मैं वो कल्चरल वगैरह सब में रहता था, मैं बैंजो बजाता था, वो अपने अच्छा, प्रोग्राम्स ये मुझे में पता नहीं। माउथ ऑर्गन बजाता था। हम्म, वो सब छूट गया है, तो अब वो वापस चालू करना चाहता हूँ। क्या बात। पर्सनल टाइम में वो सब कुछ करना है। और हम्म। बाकी मैं थोड़ा अब क्या है, काफ़ी अपने साथियों को और अपने जूनियर्स और जितने भी हैं सबको मोटिवेट वगैरह करना चाहता हूँ। टीसीएस में भी इंटरनली मैं आई एम सर्टिफाइड मेंटर एंड कोच, वो सब कुछ है। तो मैं अब ज़्यादा टाइम उन चीज़ों पे देना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखने शुरू किए टीसीएस वेबसाइट्स पे। आप गूगल वगैरह कीजिए आशीष व्यास टीसीएस, तो आप देखिए कुछ ब्लॉग्स वगैरह दिखेंगे आपको। तो ये सब मैंने शुरू किया है, मैं थोड़ा उस तरफ अब ज़्यादा करना चाहता हूँ। क्या बात। और एक ठहराव के साथ में, मतलब अभी जो है बहुत ज़्यादा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बाकी बहुत पैशनेट लोग होते हैं। मैंने अपनी टीम में जितने भी नेक्स्ट प्लेयर हैं उनको सबको काफ़ी प्रोत्साहित करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो ये तो सब चीज़। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि जो अपनी पुरानी हॉबीज हैं, जिनमें जो दिल को अच्छा लगता है वो करना चाहिए इंसान। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं काम की भागदौड़ में वो चीजें छूट जाती है। मतलब कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता तो फिर भी छूट जाती हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना। और वो फिर से तुम करना चाहते हो, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रिएटिव पर्सन आई लाइक। मतलब मुझे कई बार फक्र होता है कि मैंने कई लोगों की नौकरियां छुड़वाई हैं। जबरदस्ती नहीं छुड़वाई है, पर जब मैं बात करता हूँ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, जिंदगी एंजॉय करना चाहिए, तो कई लोगों के अंदर वो जो ऑलरेडी वो शायद थ्रेशोल्ड पे होंगे, तो छोटा सा धक्का उनको मेरी तरफ लग जाता है। बट आई फाइंड इट वेरी गुड कि वो सब करना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हो, सब करना चाहते हैं। मुझे अब ये चीज बताओ कि म्यूजिक तुम सीरियसली करना चाहते हो या जस्ट हॉबी के रूप में करना? नहीं, नहीं, हॉबी, हॉबी। सीरियसली हॉबी। ज़्यादा कुछ नहीं, हॉबी। पर यही है कि मतलब मैं अपना ये सब नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह जो है दूसरों के कितने काम में आएगा, अपने तो, साथियों के, तो उन चीज़ों पे फोकस करना हाँ, चाहता तो अब हूँ। मैं जो सुन रहा हूँ, मतलब मैं जो सुन रहा हूँ, अब मेरी तीसरी दृष्टि जो देख रही है आशीष, वो ये है कि तुम अपनी कंपनी में मेंटरशिप करते हो, हाँ। कहीं ना कहीं और लोगों को तुम सिखाना चाहते हो, और साथ में जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम बहुत सारे तुम्हारी इंडस्ट्री के जो डिस्कशंस होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, वहाँ पे हाँ, बुलाए जाते हो। तो जी। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आशीष के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है या दुर्गुण है कि उनका जो बड़ा रूप है उसको वो छुपा के रखते हैं। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द इंडस्ट्री थॉट लीडर बोलूंगा, कंट्रीब्यूटर बोलूंगा। तुम अपनी इंडस्ट्री में एक मकाम रखते हो, तुम्हारी बात सुनी जाती है, लोग तुमसे जानना चाहते हैं। और आज हम एलुमनाई ग्रुप पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जूनियर्स हैं वुड लाइक टू बी इन योर प्लेस। मतलब इनमें से कई लोग होंगे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शायद ज्वाइन करना चाहते हैं, बनाने की बात तो दूर की बात। वुड यू बी रेडी टू मेंटोर देम? टेल। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? बिल्कुल। तो ये तो विदाउट तो एनी डाउट। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि देखो, एक चीज होती है, हम कई बार बात कर चुके हैं, कई लोग बोलते हैं हम करना चाहते हैं, कई लोग पर्सनली वन टू वन करते भी हैं। बट क्योंकि तुम चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए जाने जाते हो, तो आई वुड मोटिवेट यू टू डू समथिंग। मतलब कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक हमारा गेसू का एक ग्रुप भी है, मेरे ख्याल से आईटी प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप भी है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, और ये चर्चा होती रहती है कि मेंटोरशिप होना चाहिए हम लोगों की। तो मुझसे सब कुछ तैयार है और बस मेंटोर की जरूरत सर मैं हूँ उस ग्रुप में, एंड टू बी है। हाँ। ऑनेस्ट विथ यू, उतना भी कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस
फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, पर थोड़ा मुझे बेटर टाइम मैनेजमेंट करना है और उधर स्टार्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना। बट तो आप आई बताइए थिंक, जो भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं बिल्कुल अलग हाँ, से। तो आई थिंक कॉलेज के साथ भी बात करते हैं, तो जी इफ यू कैन टेक सम क्लासेस देयर या वर्चुअल सेशंस ले सकते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। या हाँ कॉलेज, जैसे बीच में तुमने बोला कॉलेज में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, ये चर्चा हुई है कई बार, पर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया कैसे जाए, उसका बीज कैसे डाला जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके बारे में शायद जानकारी अभी हम लोगों को इतनी नहीं। एंड बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इवन इफ इट इज इन डिजिटल IT वर्ल्ड, आई थिंक तुमको सेंस है, एंड यू कैन आल्सो मेंटर अस ऑल देयर। तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके। मुझे दो चीज बताओ, तुम दो चीजें छूट गई। एक तो तुमने कहा मैं गेसू के बारे में बात करनी, तो तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम कहना चाहते, तो आज इस मंच से कह दीजिए। हाँ, नहीं यही बात है कि भाई गेसू में जो लर्निंग रही, लाइफ हाँ, लॉन्ग लर्निंग, केवल वो फर्स्ट ईयर वाले हार्डशिप को फेस करने वाली नहीं, बट कमिंग ईयर्स में जितने भी चीज़ें सीखी, एक जो लीडरशिप स्किल्स मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे डेवलप होती है, क्योंकि देखिए स्कूल वगैरह में तो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान था, और गेसू में पढ़ने के अलावा सब चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान रहा। तो मेरा ख्याल है कि वो गेसू में काफ़ी डेवलप हुआ। मेरे बैच वाले सब भाई लोग, मतलब इतना अभी भी इतना मतलब अफेक्शन है, तो वो सब चीज़ें मैं एक्सप्रेस करना चाहता था। सीनियर्स हैं, अजय पथिक जी का मैं एक आपको वाकया बताऊँ तो, मैं वो पोस्ट कार्ड के ज़माने वाले बंदे हैं जो कि वही पोस्ट कार्ड पे लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे। मैं यूएस में था, अचानक एक दिन मेल आया, याहू मेल चलता था उस टाइम पे, मेल आ गया, आर यू आशीष व्यास ऑफ गेसू? मैंने कहा यार ये देखो ये कहाँ से, कौन क्या है मेल? मैंने कहा यस, फिर हमारा वहाँ से कम्युनिकेशन चालू हुआ। हम लोग वर्चुअली एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहे काफ़ी सालों तक, 6-7 साल तक। और उसी दौरान उन्होंने बोला कि अरे ऐसा-ऐसा बंदा एक वहाँ आने वाला है, तुम थोड़ा देख लेना उसकी क्या हेल्प हो सकती है। वो कोई बंदा था, वो यूएस आया भी और वो सब। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब शेयर करना चाहता था इस प्लेटफ़ॉर्म से, हाँ, कि जरूर। इस तो हार्ट में है। आप भले कुछ भी कर लो, कुछ भी अच्छा हो जाए, सब कुछ चलता रहे, बट वो जो चीज़ें हैं वो, दीज़ आर ऑल यूनिक थिंग्स इन योर लाइफ, यही बोलना चाहता था सर। ग्रेट, ग्रेट। तो आशीष, ये दो चीजें हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। एक तो तुम्हारी बात सुनते 93 बैच से मेरे साथ कोई दोस्त जुड़ा, मुझे खुशी हुई, और तुम्हारे बैच के और भी लोग जो हैं, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। हम सब लोग जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम जुड़ नहीं पाए अभी तक, तो ये एक अच्छा मौका है। तो 93 बैच के साथ हमारा वार्तालाप, संवाद अब शुरू हो जाता है, और भी लोगों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे, बात श्योर। करते हैं, तो हमको बताना, उनको बताना। ठीक है। नंबर दो, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू, क्योंकि तो मैं बताऊँ, तुमने जो बातें बताई वो तो बहुत काम की है, लेकिन उसके अलावा जितनी शांति के साथ, जिस ग्रेविटी के साथ तुम बात करते हो, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। मुझे मालूम है कि TCS ने तुमको इतने साल तक क्यों पकड़ के रखा, मुझे पता चल गया। और ये कंपनियां क्यों तुमको छोड़ना नहीं चाहती और कुछ न कुछ तुम्हारे मन माफिक रोल देती है, मुझे समझ में आया। तो बहुत बहुत बधाई हो, और तुमसे फिर ये बात जारी रखेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। और आज के दिन टाइम को थोड़ा हमने शिफ्ट किया, उसके लिए तुमने जो हमारे साथ सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। सर एक बार फिर आपका पर्सनली बहुत धन्यवाद, और सारी गेसू संवाद टीम का धन्यवाद। और मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए एक बार फिर बहुत धन्यवाद आप सभी को। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज का ऐसा दिन है कि उज्जैन की बात हो रही है, गेसू की बात हो रही है, शुभरात्रि। महाकालेश्वर की नगरी की बात हो रही है, और आज तो फिर हम महाशिवरात्रि है। तो आप जय महाकाल के साथ जय बात महाकालेश्वर खत्म है। करते थैंक हैं। यू। ओके।